प्यारे छात्रों, आज हम जीव विज्ञान में जैव प्रक्रम के भाग 3 के बारे में अध्ययन करेंगे। इसमें मैं बताया था कि जैव प्रक्रम में हम लोग को पोषण, श्वसन, वहन, रुधिर का परिवहन और उत्सर्जन के बारे में अध्ययन करना था। तो पोषण के बारे में मैं बता दिया था। अब उसका दूसरा पार्ट होता है श्वसन। श्वसन के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे कि मनुष्य में श्वसन कैसे होता है, श्वसन कितने प्रकार का होता है। तो इसके बारे में हम क्रम से अध्ययन करेंगे। इसको दो लेक्चर में मैं ख़त्म करूँगा। छोटे छोटे करके समझेंगे, आराम से समझ में आ जाएगा और कोर्स भी कंप्लीट हो जाएगा। श्वसन को 2 पार्ट में कर दूंगा, परिवहन को 2, उत्सर्जन 1 पार्ट में ही ख़त्म हो जाएगा। तो श्वसन क्या होता है? पोषण प्रक्रम के दौरान ग्रहण की गई खाद्य सामग्री का उपयोग कोशिकाओं में होता है, जिससे विभिन्न जैव प्रक्रमों के लिए ऊर्जा प्राप्त होती है। ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिकाओं में भोजन के विखंडन को कोशिकीय श्वसन कहते हैं। यानी हम लोग भोजन करते हैं, किस लिए करते हैं? ऊर्जा प्राप्त करने के लिए। ऊर्जा हमें कैसे प्राप्त होती है? भोजन हम खा रहे हैं, डाइजेस्ट होगा, वो पाचन उसका होगा, तभी हमें ऊर्जा प्राप्त होगी। वो भोजन का पाचन होगा कैसे? जब ऑक्सीजन मुझे मिलेगी। वो भोजन के रूप में हम लोग क्या लेते हैं? ग्लूकोज। तो ग्लूकोज जो होता है वह ऑक्सीडाइज होगा, ऑक्सीजन से क्रिया करेगा तो उसका विखंडन होगा। विखंडन किसमें होगा? CO2 और H2O। और यही 36 ATP का मतलब एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, यही ऊर्जा हमें प्राप्त होती है। इसी ऊर्जा का हम लोग विभिन्न कार्यों में यूज करते हैं। तो भोजन के पाचन के लिए ऑक्सीजन बहुत ज़रूरी होता है। ऑक्सीजन शरीर के पूरे पार्ट में पहुंचना होता है। कैसे पहुंचता है? उसको ले जाने वाला भाग कौन सा होता है? हम लोग का रुधिर होता है, ब्लड होता है। ब्लड सर्कुलेशन, जिसको परिवहन वाले पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे। पूरे शरीर में सिर से लेकर पैर तक उसका परिवहन होता है। उसमें हीमोग्लोबिन होता है रुधिर में, और वही हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को पूरे शरीर में पहुंचाता है। जिस भाग में ऑक्सीजन नहीं जाता है वो भाग हमारा शून्य हो जाता है या काम नहीं करता सही से। अगर जैसे दिमाग में ऑक्सीजन नहीं पहुंचता है, व्यक्ति के सिर में चक्कर आता है, वो सही से कोई सोच नहीं पाता है। इसलिए ऑक्सीजन का पूरे शरीर में पहुंचना बहुत ही ज़रूरी होता है। यानी भोजन का पाचन होता है, पाचन के साथ साथ ऑक्सीजन जो होता है ग्रहण किया जाता है, ऑक्सीजन के द्वारा ही भोजन का पाचन होता है। और कार्बन डाइऑक्साइड जो बाय प्रोडक्ट जो होता है उसको बाहर निकाला जाता है। दोनों को निकालने वाला पार्ट एक ही जगह शरीर में होता है। एक कोशिका भाग होता है। कोशिका जो कि एक शरीर का क्षेत्रफल वहाँ पर वो बढ़ाता है, फेफड़े के पास हमारे होता है, जो क्षेत्रफल बढ़ाता है। वहीं पर पूरे शरीर में जो अशुद्ध रक्त होता है आता है, वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस आ जाती है, और जो हम लोग सांस लेते हैं ऑक्सीजन, वह भी वहीं पर जाता है। तो ऑक्सीजन को अंदर लिया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाला जाता है। दोनों काम कहाँ पर होता है? एक कोशिका भाग होता है। मैं कल अगले लेक्चर में फिगर के द्वारा उसको विस्तार से वर्णन करूँगा। तब तक इतना पढ़िए इसको। अब ग्लूकोज जो होता है उसका विखंडन कैसे होता है? जैसे ग्लूकोज का फार्मूला होता है C6H12O6। इसको 3 पार्ट में होता है। एक ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कैसे होता है? ऑक्सीजन के कम क्वांटिटी अगर मिलती है, अभाव जब रहता है, तब कैसे उसका विखंडन होता है? और ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो डाइजेशन होता है, ऑक्सीकरण होता है ग्लूकोज का, वह माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका को ऊर्जा गृह कहा जाता है। वहाँ पर ऑक्सीजन सफिशिएंट मिल जाती है ग्लूकोज को, तो CO2 H2 और ऊर्जा में कन्वर्ट होता है, जो कि ऊर्जा हम लोग के शरीर द्वारा यूज किया जाता है। तो यह माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का ऊर्जा गृह, यहाँ से ऊर्जा हमें प्राप्त होती है। लेकिन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अगर वही क्रिया कराया जाता है तो उस कंडीशन में ग्लूकोज से
इथेनॉल बनता है जिसका फार्मूला C2H5OH होता है, CO2 बनती है और ऊर्जा मिलती है। जैसे ईस्ट का किण्वन, ईस्ट होता है उसका किण्वन फर्मेंटेशन किया जाता है तो एल्कोहल प्राप्त होता है। तो ग्लूकोज का यही, इसमें 6 ग्लूकोज के में कार्बन के 6 मालिक्यूल होते हैं। इसमें कोशिका द्रव्य जो होता है जिसको साइटोप्लाज्म कहा जाता है, इसमें 3 कार्बन के अणु यूज किए जाते हैं। ये पायरुवेट जो होता है पायरुवेट में चेंज होता है और ऊर्जा प्राप्त होती है। तो यह सब जो होता है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। इसमें जो 3 कार्बन का यूज किया जाता है, इसमें इथेनॉल बनता है C2H5, 2 कार्बन यहाँ पर हो गया और 1 कार्बन CO2 में प्लस ऊर्जा हमें प्राप्त होती है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ये होता है। ऑक्सीजन के अभाव में अगर करेंगे, ऑक्सीजन की कम क्वांटिटी होगी तो इस क्रिया में ग्लूकोज के विखंडन होगा तो उसमें लैक्टिक अम्ल बनेगा और ऊर्जा प्राप्त होती है। यह हमारी पेशीय कोशिकाओं में होता है। कभी कभी थकावट लग जाती है, चलते हैं ज़्यादा तो थकावट लग जाती है। थकावट क्यों लगती है? हमारी मांसपेशियों में या पेशियों में लैक्टिक अम्ल का जमाव हो जाता है, इस वजह से हम लोग थकान महसूस करते हैं। ऑक्सीजन की कमी भी महसूस होती है उस कंडीशन में, तो इसलिए लैक्टिक अम्ल जो होता है जम जाता है, इस वजह से हम थकान महसूस करते हैं। अगर वही पर्याप्त ऑक्सीजन हमें मिले तो पूर्ण रूप से जो है CO2 H2 और ऊर्जा हमें प्राप्त होती है, उस समय फ्रेशली कोई भी कार्य आराम से करते जाते हैं। फिर श्वसन के प्रकार कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। एक वायु की उपस्थिति में जो श्वसन होता है उसको वायवीय श्वसन या एरोबिक रेस्पिरेशन कहा जाता है, और वायु की अनुपस्थिति में जो श्वसन होता है, जो कि वायु की उपस्थिति में जो होगा वो माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। वायु की अनुपस्थिति में जो श्वसन होता है उसको एनाएरोबिक रेस्पिरेशन कहा जाता है, जो कि पेशियों में होता है। तो वायवीय श्वसन क्या होता है? वायवीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। इसमें ग्लूकोज का पूर्ण रूप से ऑक्सीकरण होता है, यानी ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है ग्लूकोज, तो वह CO2 H2 और ऊर्जा मुक्त होती है उससे। यह कोशिका द्रव्य वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। अधिक ऊर्जा इसमें उत्पन्न होती है, 36 ATP, 36 एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। उदाहरण ही कौन? ये मानव में, हम लोगों के मानव में इस तरह की ही क्रिया होती है। अवायवीय श्वसन यह वायु की अनुपस्थिति में होता है। ग्लूकोज का अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है, पूर्ण ऑक्सीकरण नहीं होता है, जिससे इथेनॉल बनता है, लैक्टिक अम्ल बनता है, CO2 और ऊर्जा मुक्त होती है। यह केवल कोशिका द्रव्य में होता है। कम ऊर्जा उत्पन्न होती है, इसमें केवल 2 ATP ऊर्जा प्राप्त होगी। यह ईस्ट का फर्मेंटेशन किया जाता है जिससे शराब बनाया जाता है। मुख्य रूप से हमें इस चैप्टर में मानव श्वसन के बारे में हम लोग को पढ़ना है कि हम लोग मनुष्य में श्वसन प्रक्रिया कैसे होती है। जैसे मुख से खान उस तक नाक से हम लोग सांस लेते हैं, तो नासाद्वार द्वारा हम लोग सांस लेते हैं। अब उसमें नाक में बाल होते हैं, चाहे श्लेष्मा होता है, उससे वायु छन करके जाती है, जिससे धूल या और पार्टिकल होते हैं नाक में ही रह जाते हैं, और शुद्ध वायु हमारी आहार नाल में बतता, आहार नाल में ग्रसनी में वहाँ पर जाता है। ग्रसनी से जो है कंठ में जाता है, कंठ से जो है श्वास नली अलग से होती है। श्वास नली और एक आहार नाल, भोजन वाली नली, दोनों वहाँ पर अलग हो जाती है, तो श्वास नली में जाता है। वहाँ से जो है श्वसनी होता है, फिगर में बनाकर मैं बताऊँगा। श्वसनी में जाता है, श्वसनी से श्वसनिका वाले पार्ट में जाता है, वहाँ से फेफड़ों में चली जाती है। फेफड़ों में से जो है एक कूपिका कोष होता है, वहाँ पर जाता है, जो कि यह कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन के लिए क्षेत्रफल एक आधार बनाता है, जिसमें जाकर ऑक्सीजन इकट्ठा होती है, और कार्बन डाइऑक्साइड रुधिर से जो है चारों तरफ इम्प्योर ब्लड आता है, उसी से कार्बन डाइऑक्साइड आती है। ऑक्सीजन रुधिर द्वारा पूरे शरीर में पहुंचाता है, कार्बन डाइऑक्साइड को उसी मार्ग से बाहर भी निकाला जाता है।
और फिर कूपिका कोश से रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है ऑक्सीजन, जिससे पूरे शरीर में पहुंचता है। विभिन्न विभिन्न रुधिर कोशिकाएं जो शुद्ध रक्त को ले जाती हैं, धमनी होती है, धमनी पूरे शरीर में ले जाती हैं, और अशुद्ध रक्त को इकट्ठा करने वाली जो शिराएँ होती हैं उसको शिरा कहा जाता है। तो वही कूपिका होता है, कोश एक क्षेत्रफल बनाता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो है पूरे शरीर से इम्प्योर ब्लड आता है तो इकट्ठा होता है, वहीं पर ऑक्सीजन जाती है और ऑक्सीजन वहाँ से जो है विभिन्न रुधिर वाहिकाओं में जाती, धमनियों से होकर के पूरे शरीर में पहुंचती है। तो इसको चित्र द्वारा मैं फिर आगे बताऊंगा, तब तक इतना जानिए। धन्यवाद।